नमस्कार दोस्तों, जीएस कॉन्सेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले हम लोग इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन आज जो है हम ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट लेकर आए हैं। अर्थात यह जैसे कि पहले हम लोग पॉलिटी पढ़ते थे, इसके साथ साथ हम लोग अब इकोनॉमी भी पढ़ेंगे। जैसे दोनों में क्रम वाइज आएगा और एक एक करके उससे आगे के वीडियो में कुछ से क्रम में इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी जो है आप लोगों को मिलेगा। इस तरह से इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उसके बारे में चर्चा की जाएगी और बताया जाएगा कि हाँ और किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, वही मूलतः जो है टॉपिक लिया जाएगा। तो आज हम लोग चूँकि आज स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, तो हम सबसे पहले जो है इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के संदर्भ में जो मूलभूत जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में जान लेंगे। और इसके बाद जो है अब इस मूलभूत जानकारी में हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ऐसे देखने में समान लगता है लोगों को, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। इकोनॉमिक्स अलग वर्ड होता है और इकोनॉमी अलग होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। इसके पश्चात इकोनॉमी के ब्रांचेज अर्थात शाखाएँ, इनको विचारधारा के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे माइक्रो एंड मैक्रो, इसके बारे में जानेंगे। और जो मूलभूत डिफिनेशन वगैरह है और जो मूलभूत सिद्धांत है, जैसे कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है माइक्रो में एंड मैक्रो में किसका अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। इसलिए यहाँ जो हेडिंग है अर्थशास्त्र एक समान परिचय अर्थात इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट है उसका फादर होता है, तो उसी तरह जो है अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। दोस्तों वास्तव में जो है अर्थशास्त्र सब्जेक्ट की उत्पत्ति जो है एडम स्मिथ की एक पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। यह पुस्तक जो है एडम स्मिथ की है और एडम स्मिथ की यह पुस्तक जो है 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1776 ईस्वी में। तो इस तरह से देखा जाए और यह माना जाता है कि अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट के रूप में इसकी उत्पत्ति जो है वास्तव में 1776 ईस्वी में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि एडम स्मिथ की पुस्तक है, इसके प्रकाशन के पश्चात ही हुआ। अर्थात अर्थशास्त्र विषय की उत्पत्ति जो है एडम स्मिथ की इस पुस्तक के प्रकाशन होने के पश्चात ही हुआ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक इसलिए कहा जाता है या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पहले जो भी इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, वो क्या थे, अध्ययन तो करते थे वो लोग, लेकिन जो भी सिद्धांत देते थे वो व्यवस्थित रूप से एक जगह से समग्र रूप में नहीं था। तो एडम स्मिथ साहब ने क्या किया, उन सारे सिद्धांतों को एक समग्र रूप से वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। अर्थात उनको जो अलग अलग विभागों में बटे हुए थे, अलग अलग खंडों में, उन सबों को समग्र रूप से संकलित किया और उसको जो है एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। तो इसीलिए एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक अथवा पिता कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति जो है दो शब्दों से हुई है। ग्रीक वर्ड है ओइकोस और नेमिन। इसमें जो है ओइकोस का मतलब होता है गृहस्थ या परिवार और नेमिन का मतलब होता है प्रबंध। तो इस तरह से देखा जाए तो इन दोनों का सम्मिलित रूप से जो अर्थ होगा वह होगा गृहस्थ प्रबंध या परिवार प्रबंध। तो सबसे पहले जो है इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति अर्थात अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति जो है इन दो ग्रीक शब्दों से हुई है, अर्थात ओइकोस एवं नेमिन। नेमिन का मतलब हुआ प्रबंध एवं ओइकोस का मतलब हुआ गृहस्थ अथवा परिवार। तो इन शब्दों को सम्मिलित रूप में देखा जाए तो यह इकोनॉमिक्स जो था इसका मतलब होगा, यह इकोनॉमिक्स का मतलब निकलता है गृहस्थ प्रबंध, अर्थात गृहस्थ के संबंध में या परिवार का जो प्रबंधन है उसको जो है अर्थशास्त्र कहा जाता है।
लेकिन आधुनिक समय में अर्थशास्त्र, इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अर्थ प्लस शास्त्र। अगर देखा जाए हिंदी में तो यह दो शब्दों के संयोग से अर्थात मिलने से बना है, जिसमें पहला पार्ट है अर्थ और दूसरा है शास्त्र। तो यहाँ अर्थ से आशय है वह है क्या, वित्त अर्थात फाइनेंस, और शास्त्र का जो आशय है वह नियम अथवा सिद्धांत। नियम अथवा सिद्धांत। तो इस तरह से सम्मिलित रूप से देखा जाए तो अर्थशास्त्र से आशय जो है वित्त से संबंधित नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन। अगर समग्र रूप से देखा जाए तो अर्थशास्त्र का मतलब क्या हुआ, तो अर्थशास्त्र का मतलब जो हुआ, अर्थशास्त्र से आशय या तात्पर्य वित्त से संबंधित सिद्धांत अथवा नियमों के अध्ययन से है। तो इस तरह से अर्थशास्त्र का जो आशय निकल कर आता है, यहाँ जो है वित्त से संबंधित जो भी नियम अथवा सिद्धांत है उसके अध्ययन से है। अगर इस तरह से समग्र रूप में हम समान शब्दों में अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है, तो इसे अगर हम परिभाषित करें तो अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत हम समस्त आर्थिक गतिविधियों जैसे वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन अर्थात प्रोडक्शन, उत्पादन, उपभोग कंजम्पशन, उपभोग, वितरण अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन, बचत सेविंग एवं विनियोग या निवेश बोलते हैं इसको, विनियोग, इससे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। और इसके अंतर्गत यह भी अध्ययन किया जाता है कि कोई व्यक्ति, समाज या सरकार अपने सीमित अर्थात दुर्लभ संसाधनों के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं अर्थात अपनी असीमित आवश्यकताओं को किस प्रकार संसाधनों के समुचित प्रयोग से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करते हैं। अधिकतम संतुष्टि का प्राप्त करने से मतलब है कि कोई सी भी चीज़ या वस्तु का या सेवा का हम उपभोग करते हैं तो उसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम समस्त आर्थिक क्रियाओं जैसे कि वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग, बचत, विनियोग आदि से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। और इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि दुर्लभ, चूँकि संसाधन सीमित है लेकिन मानव की आवश्यकताएं जो है असीमित है अर्थात अनंत है। तो इसमें यह जो दुर्लभ संसाधन है, इसी संसाधनों के समुचित प्रयोग के माध्यम से व्यक्ति जो है अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है अर्थात पूर्ति करने का प्रयास करता है। हम उसी के माध्यम से अधिकतम सेटिस्फेक्शन अर्थात संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से अर्थशास्त्र की परिभाषा हम लोग जान गए। अब हम लोग ये देखते हैं कि अर्थशास्त्र जो है विचारधारा के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, या ब्रांच के तौर पर देखा जाए अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं होती है, तो यह जो है दो शाखाएं होती है अर्थात दो ब्रांच होते हैं या दो विचारधाराएं होती है। एक होता है माइक्रो जो है यह भी ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा का जो शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द माइक्रोज से लिया गया है। इसका मतलब जो है, माइक्रोज का मतलब जो होता है सूक्ष्म होता है, जिसे हम लोग व्यष्टि भी बोलते हैं। आप लोग पढ़ते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो यह माइक्रो इकोनॉमिक्स ही होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो यहाँ व्यष्टि या सूक्ष्म तो इस तरह से देखा जाए तो ग्रीक भाषा के शब्द जो माइक्रोज है, इससे जो है माइक्रो को लिया गया है। तो माइक्रो शब्द का मतलब होता है सूक्ष्म, अर्थात इसे हम लोग व्यष्टि के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्र का अगर दो शाखा हैं तो एक हो गया सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हम लोग बृहद अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। यह माइक्रो शब्द भी
भी जो भी है, ये शब्द भी ग्रीक भाषा के शब्दों मैक्रोज से लिया गया है, मैक्रोज। और इस मैक्रोज का जो आशय है यह होता है बृहद, लार्ज, बड़ा, बृहद, लार्ज अर्थात बड़ा। अब हम देखेंगे कि इस दोनों में क्या अंतर है और इस दोनों के बीच में क्या विभिन्नताएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान गए कि अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है विचारधारा के तौर पर या ब्रांच के तौर पर इसे दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक पहला सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसे हम लोग बृहद अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ये एक शब्द और है, ये एक फैक्ट है, जैसे यह माइक्रो शब्द की जो सबसे पहले प्रयोग किए थे यह एक अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर रेगनर फ्रिच। इन्होंने इस शब्द का 1933 में किया था प्रयोग सबसे पहले, तब से यह एक विचारधारा बन गया और इसका अध्ययन किया जाने लगा। तो इस तरह से देखा जाए तो माइक्रो के अंतर्गत जो है सूक्ष्म, या इसमें जो है जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, तो इसके अंतर्गत क्या है, व्यक्तिगत एवं गृहस्थ तौर पे जैसे व्यक्तिगत इकाइयों, व्यक्तिगत फर्म से संबंधित कीमत, मांग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। लेकिन उसी तरह से अगर देखा जाए व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो जैसा कि यह नाम से ही स्पष्ट है व्यष्टि अर्थात बृहद, तो इसमें जो है व्यक्तिगत इकाइयों के संदर्भ में, व्यक्तिगत फर्म के संदर्भ में, उसके उत्पादन के संदर्भ में कितना उत्पादन कर रहा है उसके संबंध में अध्ययन करते हैं। जबकि बृहद इकोनॉमी अर्थात समष्टि या बृहद अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है हम समग्र अर्थव्यवस्था के स्तर पर अध्ययन करते हैं। जैसे यहाँ एक व्यक्ति या एक फर्म के संदर्भ में अध्ययन करते हैं कि उसका उत्पादन क्या है, उसका कीमत का निर्धारण कैसे होता है, उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पे है एक अर्थव्यवस्था में जितने भी उद्योग है, फर्म है, वहाँ व्यक्तिगत स्तर से नहीं समग्र स्तर पर अध्ययन किया जाता है। जैसे पूरी इकोनॉमी में, अब जैसे एक इकोनॉमी में बहुत सारे उद्योग होते हैं, व्यक्तिगत तौर पे तो एक उद्योग जो माइक्रो के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, लेकिन माइक्रो के अंतर्गत समग्र स्तर पर अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमी अर्थात सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो मूलभूत, जो इसके अंतर्गत किन किन टॉपिकों का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है कीमत का सिद्धांत, ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत कि व्यक्तिगत स्तर पर कोई फर्म है उसका उत्पादन करता है तो उसका के अंतर्गत कीमत का निर्धारण कैसे होता है। साधन कीमत का सिद्धांत, साधन कीमत का सिद्धांत से तात्पर्य जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी वस्तु का जो उत्पादन होता है तो उस वस्तु के उत्पादन के संदर्भ में कुछ साधन की आवश्यकता होती है। वस्तु ऑटोमेटिक ऐसे कोई उत्पादित नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है तो ये पेन की ज़रूरत है, तो यहाँ पेन किसका, पेन से तात्पर्य साधन से है। तो यहाँ अगर हम साधन कीमत का सिद्धांत समझेंगे तो किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए क्या चाहिए, लगान या एक भूमि चाहिए। अगर कोई प्लांट बैठाते हैं तो वहाँ भूमि की आवश्यकता होती है जहाँ पे हम काम करते हैं। उसके अलावा मजदूरी अर्थात श्रम की आवश्यकता होती है, मजदूर की आवश्यकता होती है कि हम इतना लेबर रखेंगे तो उत्पादन होगा। दूसरा है उसमें पूंजी का इन्वेस्टमेंट होता है। तीसरा होता है उसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप है अर्थात आप जो धन लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उससे आपको कुछ बेनिफिट होता है, तो वो लाभ होता है। तो इस तरह से देखा जाए सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत कीमत का सिद्धांत, कीमत सिद्धांत के अंतर्गत जो है मांग का सिद्धांत एवं लागत तथा उत्पादन के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद साधन कीमत का सिद्धांत है, तो साधन कीमत के सिद्धांत के अंतर्गत जो है लगान, मजदूरी, जैसा अभी हम बताएं, ब्याज एवं लाभ, इससे संबंधित अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थात माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। इसी तरह अगर हम माइक्रो इकोनॉमी अगर देखें समष्टि या बृहद अर्थशास्त्र, तो इसके अंतर्गत जो है आय रोजगार का सिद्धांत, और यह ध्यान रखेंगे आप लोग जो यह आय रोजगार का सिद्धांत है या माइक्रो अर्थात बृहद संपूर्ण इकोनॉमी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो यह जो है आय रोजगार का सिद्धांत, इसके अंतर्गत जो है उपभोग का सिद्धांत एवं विनियोग का सिद्धांत दोनों का अध्ययन किया जाता है। फिर अगला जो है समान कीमत एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत, अर्थात समान कीमत एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत जो है इसका अध्ययन बृहद इकोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है, और इसके अंतर्गत ही व्यापार चक्र अर्थात ट्रेड सर्कल का अध्ययन किया जाता है। आगे इसी में जो है आर्थिक विकास का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत है, इसमें बहुत सारे मॉडल होते हैं तो उसका अध्ययन किया जाता है। फिर वितरण का बृहद विश्लेषण सिद्धांत अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन का जो थ्योरी है उसका अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से देखा हम लोगों ने कि अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमी के ब्रांच के अंतर्गत माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी, जिसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र, इसको हम लोग व्यष्टि बोलते हैं,
इसलिए इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। और इसको समष्टि बोलते हैं, मैक्रो अर्थात बृहत। तो इस तरह से इन दोनों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब हम जानेंगे इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में क्या अंतर होता है। ऐसे लोगों को लगता है कि दोनों समान है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन दोनों में एक मूलभूत अंतर होता है। इकोनॉमिक्स का डिफिनीशन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी अर्थात अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था, ये दोनों दो चीज़ें हैं, एक चीज़ें नहीं है। अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था, तो अर्थशास्त्र तो हम लोग समझ गए। अब हम अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था दोनों के बीच अंतर पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है। दोनों अलग अलग है। बहुत सारे लोग जो है इसको सेम ही समझते हैं, लेकिन नहीं है, ये दोनों तकनीकी रूप से अंतर है दोनों में। अर्थशास्त्र में अगर इस तरह से देखा जाए तो अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था के जो बीच जो संबंध पाए जाते हैं, तो उसके अंतर्गत संबंधों के आधार पर देखा जाए तो अर्थशास्त्र जो है एक सिद्धांत का वर्णन करता है, नियम अथवा अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र में सिद्धांत एवं नियमों का वर्णन होता है, नियमों का वर्णन होता है। जबकि इकोनॉमी में जो है इसी नियम एवं सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग के रूप में देखा जाता है, व्यवहारिक प्रयोग अर्थात प्रैक्टिकल। जैसे अर्थशास्त्र में हम लोग नियम अथवा सिद्धांत के बारे में, थ्योरी के बारे में जानेंगे, रूल के बारे में जानेंगे, लेकिन जब इसी थ्योरी और रूल का प्रयोग कहाँ होता है, इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था में होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र के संबंधों के आधार पर अर्थशास्त्र जहाँ नियम एवं सिद्धांतों का वर्णन होता है, तो जबकि अर्थव्यवस्था जो है इन नियमों एवं सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई थ्योरी पढ़ा, सिद्धांत पढ़ा, अब उसका हम प्रैक्टिकल कहाँ करेंगे। जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग करके आता है, सिविल इंजीनियरिंग करके आता है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल कहाँ पे करता है, ग्राउंड पे करता है। जब वो जॉब करता है तो वहाँ जाता है, तो वहाँ उसको दिया जाता है मैप और ये बोला जाता है कि यहाँ पर आपको एक पुल का निर्माण करना है, पुलिया का निर्माण करना है। ठीक उसी तरह से अर्थशास्त्र में भी जो है नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है और इन नियमों एवं सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग जो है व्यक्ति या अर्थशास्त्री या सरकार या समाज या व्यक्ति कहाँ करता है, वह अर्थव्यवस्था में करता है। तो इस तरह से अगर अर्थव्यवस्था देखा जाए, अब अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है, तो ये हो गया अंतर। दूसरा क्या है, अर्थव्यवस्था जो है यह एक अधूरा शब्द है, अर्थात यह इसका अगर केवल अर्थव्यवस्था बोला जाए तो यह मीनिंगफुल नहीं है, अर्थात इसका अर्थपूर्ण कोई मतलब नहीं है। इस शब्द का, अर्थव्यवस्था का कोई मीनिंग नहीं निकलता है जब तक कि इसके आगे किसी क्षेत्र, स्थान या किसी देश विशेष का नाम न जुड़ जाए। जैसे मान लीजिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था, इसी आधार पर शहरी अर्थव्यवस्था अर्थात अर्बन इकोनॉमी। तो अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बात करते, अगर केवल हम अर्थव्यवस्था ग्रामीण को हटा दें तो केवल अर्थव्यवस्था का बात करते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, या अर्थात इसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन जब ही इसके आगे जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था जुड़ जाता है, अर्थात यह ग्रामीण शब्द जुड़ जाता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो बात की जा रही है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है। ठीक उसी प्रकार शहरी अर्थव्यवस्था, अर्थात यह जो बात होगी इसमें शहरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन होगा, अर्थात शहरी अर्थव्यवस्था में जो भी आर्थिक क्रियाओं की अध्ययन होगा वह शहरी अर्थव्यवस्था होगा, इसमें ग्रामीण का कोई मतलब नहीं होगा। इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया। ठीक इसी तरह से हम लोग जैसे पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी, अब सीधा इकोनॉमी अगर लिखा जाए तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, कोई मीनिंग नहीं निकलता है। लेकिन अगर इस इकोनॉमी के आगे अगर इंडियन जोड़ दिया जाए तो यहाँ इसका मतलब यह हुआ कि ये जो बात कही जा रही है वो भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है। तो इसी तरह से देखा जाए इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकी इकोनॉमी या चीनी इकोनॉमी, तो इस तरह से अर्थव्यवस्था को और अर्थशास्त्र में हम लोग अंतर जान गए। और यह भी जान गए कि यह दोनों में अंतर होता है, मूलभूत अंतर होता है और तकनीकी रूप से अंतर होता है। तो इस तरह से हम लोग आज जो है
इंट्रोडक्शन अर्थात अर्थशास्त्र एक समान परिचय के बारे में जान गए और इससे संबंधित जो भी मूलभूत जानकारी थी। अब आगे जो है हम लोग इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत जो है शुरू से चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अर्थात विकास एवं समृद्धि, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, फिर आगे मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ।